आई। अर्थव्यवस्था किसी भी राष्ट्र का संपूर्ण व्यवहार होता है जिसके अंतर्गत देश में उपलब्ध संसाधनों का उपभोग करके अपनी आवश्यकताओं को उपभोग करते हुए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करें। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करें। यानी अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ये लिखना नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो वो एक प्रोडक्शन होता है और उसी प्रोडक्शंस का हम अपनी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। इन द सेंस इसमें जैसे किसान खेतों में काम करता है, परिश्रम करता है, लेबर करता है, तब वहां से अनाज का उत्पादन होता है और वो अनाज उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। खाने के काम में भी आता है, उसे बेचने के काम में भी आता है, उससे जो मुद्रा प्राप्त होती है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। क्योंकि किसान की जो भी जरूरतें होती हैं वो सब तो उत्पादन नहीं करता है, बाजार से नहीं खरीदता है। एक इंडस्ट्रियल लेबर यानी उद्योगों में काम करने वाला, उद्योगों में काम करने वाला कोई व्यक्ति परिश्रम करता है, श्रम करता है, तो उसके बदले में उसे सैलरी मिलती है। तो वो जो सैलरी मिलती है, किसी को भी जो सैलरी मिलती है, वो सैलरी क्या है? वो जो उसने किया उसी का रिटर्न। यानी वे क्या बेच रहा है? अपना श्रम बेच रहा है, अपनी मेहनत बेच रहा है। जब वो अपनी मेहनत बेच रहा है तब उसे क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रही। तो माइंस में काम करने वाले खनिज निकालते हैं, मिनरल्स निकालते हैं, फिर मिनरल्स निकालकर उसे प्रोसेस करके फिर उसे उपयोगी बनाते हैं ताकि हम उसका उपयोग कर सकें। तो ये सब जितने भी है क्या हुआ है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी से ये प्रोडक्शन होता है और ये प्रोडक्शन क्या है? हमारी और आपकी जरूरतों को पूरा करता है। तो प्रोडक्शन हमेशा दो तरह का होता है। एक तो जैसे वस्तु जिसको हम कहें गुड्स, और दूसरा सेवा। यानी एक प्रोडक्शन है गुड्स का और दूसरा प्रोडक्शन है सर्विस का। अब जैसे किसान खेतों में काम करता है तो गुड्स प्रोड्यूस करता है, इंडस्ट्रीज में श्रमिक काम करता है तो वस्तु बनाता है, वो वस्तु भी हमारे लिए उपयोगी होती है। लेकिन एक बैंक में काम करने वाला कर्मचारी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है। एक टेलीकॉम सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति क्या प्रोड्यूस कर रहा है? सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है। एक इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने वाला आदमी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक तरफ गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है और दूसरी तरफ सर्विस का प्रोडक्शन, यानी दो तरह का प्रोडक्शन हो रहा है। अब इसमें अगर डिफरेंस बताया जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, गुड्स किसको कहते हैं और सर्विस किसको कहते हैं, गुड्स किसको कहते हैं और सर्विस किसको कहते हैं, यानी व्हाट इज डिफरेंस गुड्स एंड सर्विस? क्या डिफरेंस से बता पाएंगे?
क्या दोनों में अंतर है, वस्तु और सेवा में क्या अंतर है? वहां फैन नहीं है अभी, दोनों इधर भी नहीं है उधर भी। गुड्स एंड सर्विस क्या फर्क है, तुम बताओ। थोड़ा सा अमित सर सब प्रश्न हम ही से पूछते हैं। अच्छा तो चलो सीखो। ये जैसे ये डस्टर है, ये क्या है, गुड्स है। ये क्या है, क्या है ये, इसका नाम क्या है? पेन है ये, इसको क्या कहते हैं? स्टाइलर। इसको क्या कहते हैं? स्टाइलर। ये पेन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे लिखने के लिए, लेकिन एक्चुअली ये लिखने के लिए बनाया गया है इस तरफ से, लेकिन ज्यादातर उल्टा यूज करते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं आप, उंगलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये गुड्स है, तो सर्विस को कैसे डिपेंड करें? इसको बनाने में ये यूज करना तो एक कंजप्शन हुआ ना, कि इसका हम यूज कर रहे हैं, यानी खपत हुआ, ये खपत हो रही है और इससे हमारी जरूरत पूरी हो रही है, हमें सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये इसकी यूटिलिटी। ये इस चावल आप जब हुआ तो उसमें भी उसका यूज कर सकते हैं, इन फ्यूचर यूज करने के लिए उसको स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन सर्विस, अब जैसे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक जब पैदा की जाती है और प्लांट में, तो बिजली को स्टोर नहीं किया जा सकता। जैसे ही वो बिजली जनरेट होती है, तार के माध्यम से उसे भेज दिया जाता है, बिजली को स्टोर नहीं कर सकते। तो बिजली क्या है? सर्विस। अगर आप जैसे टेलीकम्युनिकेशन, आप फोन से बात करते हैं, आप किसी को नंबर डायल, कंपनी कनेक्ट करती है आपको, ये कनेक्ट कौन करता है? कंपनी करती है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं ना कि कनेक्ट अभी कर लो, बात हम 2 घंटे के बाद करें, ऐसा कह सकते हैं आप कि भैया आप कनेक्ट अभी कर दो और हम 2 घंटे के बाद जब फुर्सत होगी तो बात करें? ऐसा नहीं हो सकता। यानी जैसे ही सर्विस जनरेट हुआ, जैसे ही आपके फोन को कनेक्ट किया गया, वैसे आपको बात शुरू कर दी। तो सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते, सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते हैं, उसका प्रोडक्शन होता है और उसी समय उसको यूज करना पड़ता है। लेकिन गुड्स को आप स्टोर भी कर सकते हैं, एट ए टाइम उसका यूज कर सकते हैं, और इन फ्यूचर भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका गुड्स और सर्विस। तो दो ही तरह का प्रोडक्शन होता है, दो ही तरह का प्रोडक्शन होता है, एक तो गुड्स का प्रोडक्शन और दूसरा सर्विस का। और यही, और सर्विस का, इस गुड्स का भी एक वैल्यू है, ये स्टाइलर है, इसका भी एक वैल्यू है, इसकी एक कीमत है, इसकी एक कीमत है। और जब अगर आप 1 मिनट बात करते हैं, यानी कोई कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, कोई कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, 1 मिनट बात करने की सुविधा दे रही है, तो उसका एक शुल्क लेती है ना, उसका एक शुल्क लेती है। तो उस 1 मिनट की बातचीत की कीमत कितनी, जितनी आप उसे पे करते हैं, जितनी आप उसे पे करते हैं, तो वो उस 1 मिनट की कीमत, 1 मिनट की। अब एक आप बैंक में जाते हैं, बैंक का स्टाफ आपकी जरूरतों को पूरा करता है, गवर्नमेंट उसे सैलरी देती है, बैंक उसे सैलरी देती है। तो क्योंकि वो आपकी जरूरत को, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और जो सैलरी मिल रही है वो उसका मॉनेटरी वैल्यू हो गया। यानी जिसने 1 महीने, यानी उसने 1 महीने के अंदर जो सेवा प्रदान की है सैलरी के रूप में उसे, तो उसकी सेवा की कीमत क्या हुआ?
अगर 1 लाख सैलरी मिल रही है तो 1 लाख कीमत, 20,000 सैलरी मिल रही है तो 20,000 कीमत। अगर एक पीयून है उसको 10,000 की सैलरी मिल रही है तो क्योंकि काम के अनुरूप, सर्विस के अनुरूप उसकी सैलरी तय की जाती है। जहां जितना अधिक दिमाग का काम होता है सैलरी उतनी ही ज्यादा होती है। जहां शारीरिक श्रम अधिक होता है, फिजिकल लेबर जहां ज्यादा होता है, सैलरी उतनी ही कम होती है। पीयून को दिन भर फाइल यहाँ से वहां, इस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से इस टेबल, सबसे ज्यादा मेहनत तो वही करता है। सारे स्टाफ को पानी भी पिलाता है, बाहर से कुछ स्टेशनरी खरीदना हुआ तो वही जाता है, फाइल यहाँ से वहां तक वही जाता है, लेकिन सैलरी सबसे कम मिलती है। मैनेजर दिन भर अपने चैम्बर में बैठा रहता है, लेकिन सैलरी सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां से सर्विस जनरेट हो रहा है। मैनेजर के चैम्बर से सर्विस जनरेट हो रहा है, पूरे बैंक का मैनेजमेंट हो रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी बड़ी है? मैनेजर। कंपनी में काम करने वाले सीईओ की सैलरी सबसे ज्यादा होती है, और बाकी नीचे जो काम करने वाले होते हैं, जैसे जैसे पद नीचे घटता जाता है वैसे वैसे सैलरी भी घटती जाती है। तो अकॉर्डिंग टू सर्विस, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन ये सैलरी तय होती है, यानी उसका वैल्यू तय होता है। तो अब हम अभी लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था के 2 प्रमुख कार्य, यानी किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है ना, उसका मेन फंक्शन क्या है। अर्थव्यवस्था के 2 प्रमुख कार्य, मेन फंक्शन। दो प्रमुख कार्य क्या क्या है अर्थव्यवस्था के? 2 प्रमुख कार्य, इसमें पहला लिखिए, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करें। लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करें। यानी कोई भी अर्थव्यवस्था क्या करती है, हमारी जरूरतों को पूरा करने, हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करती है, यही करती है ना अर्थव्यवस्था। पूरी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन होता है? गुड्स और सर्विस। और इसका उपभोग कौन करता है? पूरे देश के लोग करते हैं। और इसके लिए, इस गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज, उस रिसोर्सेज का हम उपयोग करते हैं। उस रिसोर्सेज को हम उस रिसोर्सेज का यूज करके हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। जमीन कृषि के लिए उपयोगी, उद्योग लगाने के लिए उपयोगी, पानी कई तरह की आवश्यकताओं को पूरा करता है, फैक्ट्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। सिंचाई के लिए पानी, सबसे अधिक पानी तो सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। 1 किलो धान के उत्पादन में कितना पानी की आवश्यकता, कितने पानी की आवश्यकता पड़ती है? 1 किलो धान के उत्पादन में, 1 किलो धान के उत्पादन में 3,000 लीटर पानी की आवश्यकता है। आप इससे एस्टिमेट कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि कितनी पानी की आवश्यकता होगी धान के उत्पादन। गेहूं के उत्पादन में तो पानी की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि उसकी सिंचाई उतनी नहीं होती है, क्योंकि वो ये विंटर यानी रबी फसल है, इसमें पानी की आवश्यकता उतनी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। वो मिट्टी की नमी को यूज करता है, जबकि धान की खेती तो पानी में ही होती है। धान की खेती खरीफ है तो ये पानी में ही होती है। तो 1 किलो धान के उत्पादन में 3,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है।
पानी का कंजप्शन कितना होता है? एक बार अगर आप टॉयलेट जाते हैं तो एक बार के फ्लश में कितना पानी निकलता है? एक बार के फ्लश में कितना पानी निकलता है? 15 लीटर। एक बार के फ्लश में 15 लीटर पानी निकलता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक फैमिली में 10 मेंबर हो तो सिर्फ टॉयलेट में कितना पानी यूज होता है। आप इसका कुछ अनुमान लगा सकते हैं। पानी का उपयोग कितना है? सोचिए कि एक स्टेडियम की घास को हरा भरा बनाए रखने के लिए कितनी पानी की आवश्यकता पड़ती है? वाटरिंग, घास की सिंचाई के लिए। हमारे यहाँ धान की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता है, लेकिन घास की सिंचाई के लिए हजारों हजार लीटर, लाखों लीटर पानी का इस्तेमाल किया जाता है। खैर, वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो ये सोचिए कि पानी का यूटिलाइजेशन ये भी कितना बड़ा रिसोर्स है। उसी तरह फॉरेस्ट रिसोर्स है, क्योंकि जंगल भी अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। कुछ लोगों की तो पूरी जिंदगी जंगल पर ही आधारित होती है। अगर जंगल ना हो तो उनका जीना मुश्किल होता है। जैसे आदिवासी जंगल से यानी फॉरेस्ट प्रोडक्ट को वो बाजारों में बेचते हैं। फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे आपका मधुमक्खी पालन, जंगल अगर हो तो बेहतर होता है। इसके अलावा लाख का उत्पादन, लाख का उत्पादन जिससे चूड़ियां बनती हैं, सील बनता है, बहुत तरह का उपयोग होता है। पेंट में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, पेंट में भी, कलर में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किसका प्रोडक्ट है? ये भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट है। ये भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट है। बीड़ी बनाने का किस पेड़ के पत्ते से बनाया जाता है? तेंदू। तेंदू के पत्ते से बीड़ियां बनती है। और विशेषकर ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में इसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता है। और वहां पे हजारों लोग सिर्फ पत्तियां इकट्ठा करते हैं, पत्तियां इकट्ठा करने के काम में लगे। तो इस तरह आप रबर का प्लांट, केरल के क्षेत्र में रबर की बहुत बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, जिससे रबर बनाया जाता है। तो ये हमारे लिए रिसोर्सेज, पृथ्वी के अंदर जो खनिज भरा हुआ है ये भी हमारे लिए रिसोर्स है। यहाँ तक कि मानव यानी ह्यूमन, हम खुद भी एक रिसोर्स है। और ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करने के लिए हेल्थ और एजुकेशन की जरूरत है। हेल्थ सेक्टर बेहतर होना चाहिए और एजुकेशन सेक्टर पे बेहतर होना चाहिए। अच्छी शिक्षा होगी तभी तो अच्छे इंजीनियर पैदा होंगे, अच्छे इंजीनियर सामने आएंगे। अच्छी शिक्षा होगी तभी तो अच्छे डॉक्टर आएंगे। अच्छी शिक्षा होगी तभी तो अच्छे नौकरशाह आएंगे। अच्छी शिक्षा होगी तभी तो आपको अच्छे मैनेजर आए। अच्छी शिक्षा होगी तो अच्छे राजनेता भी आए। राजनेताओं के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता होती है। अभी आज के न्यूज़पेपर में अगर पढ़ने का मौका मिला होगा तो आपने देखा होगा कि 18 अधिकारी सस्पेंड कर दिए। क्यों? तो ये अवैध बालू के खनन में इन्वॉल्व, यानी उन माफियाओं के साथ इनका कनेक्शन था। और ये पुलिस और ये अवैध तरीके से जो बालू का खनन करते हैं, क्योंकि बिहार के लिए माइन से ही है बालू। और बिहार में बड़े पैमाने पर, क्योंकि सोन नदी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिहार में बहता है और सोन से ही सबसे अधिक बालू निकाला जाता है। जैसे ही सोन हीट करता है, डेयरी ऑन सोन से लेकर आपका ये कोइलवर तक, पटना कोइलवर तक, इस पूरे क्षेत्र में बालू का खनन होता है। डेयरी ऑन सोन, डेयरी ऑन सोन का नाम सुना, जो कभी डालमिया नगर कहा जाता है। वो भारत का एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब, बिहार का एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब था। वो डालमिया घराना की इंडस्ट्रीज थी वहां। अब सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ बंद हो गया है। वहां की जमीनें अब बिक गई हैं और वहां रिहायशी इलाका बस, इंडस्ट्री तो सारी बंद हो गई। अशोक पेपर मिल, वहां का बहुत बड़ा पेपर मिल है, वो बंद पड़ा हुआ। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो है ही। टिहरी ऑन सोन, टिहरी, टिहरी शहर का नाम है टिहरी ऑन सोन, यानी सोन के किनारे वो बसा हुआ है, तो उसका नाम पड़ गया टिहरी ऑन सोन।
वहां पे जितने भी लोग भी घर बनाते हैं ना, उनको बालू खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि सोन के किनारे हैं, वो खुद ही बालू निकाल के लाते। तो आप समझिए कि इससे भारत सरकार, बिहार सरकार को कितना अधिक नुकसान हो रहा है। और इसमें 18 अधिकारियों में जो सस्पेंड हुए हैं, उसमें से 2 एसपी। तो ये हमारी जरूरतें पूरी करता है खनिज। झारखंड जो रत्न गर्भा के नाम से जाना जाता है, भारत में सबसे अधिक अगर खनिज नहीं है तो झारखंड है। झारखंड में माइका, भारत में सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है माइका। माइका समझते हैं? अब्रक, भारत में सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है वहां झारखंड। आप कोडरमा वगैरह के क्षेत्र में जाएंगे, कोडरमा के बेल्ट है, वो जो मुंगेर से लेकर कोडरमा तक फैला हुआ है, एक पट्टी है, एक चौड़ी पट्टी है, इसी में ये माइका निकलता है। आप वहां सड़कों पर छोटे छोटे चमकते हुए आपको पार्टिकल्स दिखाई पड़ेंगे, इतना अधिक माइका है। और इसी सिर्फ झारखंड के माइका के प्रोडक्शन की वजह से भारत दुनिया में सबसे ज्यादा माइका का प्रोडक्शन, यानी भारत विश्व में सबसे अधिक माइका का प्रोडक्शन करता है। माइका की जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो क्या होती है? उचालक, उचालक के रूप में, यानी इसका बहुत बड़े पैमाने पर इसका उपयोग। झारखंड में एक रूबी टाइप है माइका का, और सबसे अच्छी क्वालिटी का माइका होगा रूबी। ऐसी इस तरह का माइका पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता, वो सिर्फ और सिर्फ कोडरमा में, झारखंड में ही। जादूगोड़ा इसलिए फेमस है यूरेनियम के प्रोडक्शन से, और भारत में सबसे ज्यादा यूरेनियम झारखंड से निकलता है। कोयला, लोहा, ये सब बॉक्साइड वगैरह ये सब तो निकलता ही है। इसलिए झारखंड को कहा जाता है रत्न गर्भा, यानी जिसके गर्भ में रत्न ही रत्न छुपा हुआ। और इतने दिनों तक बिहार के साथ था, लेकिन फिर भी बिहार का कल्याण नहीं हुआ। अब तो खैर खुद ही अलग हो गया, इस साल हो भी गए अलग। तो ये जो माइंस है वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। तो ये हम प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके हम गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं, और जिससे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी, हमारी जरूरतें पूरी। ये तो पहला फंक्शन हुआ। दूसरा फंक्शन, लोगों को रोजगार, लोगों को रोजगार एवं जीवन निर्वाह के अवसर प्रदान करती है। लोगों के रोजगार एवं जीवन निर्वाह के अवसर प्रदान करती है। लोगों के जीवन निर्वाह, लोगों को रोजगार और जीवन निर्वाह के अवसर प्रदान करती है। यानी ये अर्थव्यवस्था क्या करती है? लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, या फिर सर्विस सेक्टर। इसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में? इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि भारत में अभी भी 55% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। 55%, यानी आधे से ज्यादा। 45% नॉन एग्रीकल्चर में लगे, 45% नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगे। लेकिन सोचिए कि आधे से अधिक लोग, आधे से अधिक लोग तो खेती में लगे हैं। इसके बाद भी भारत में, यानी 55 लोग मिलकर भी 45 लोगों के लिए, 45 अतिरिक्त लोग हैं। खुद के लिए तो पहले उनकी प्रायोरिटी है ना कि अपने लिए वो पहले, लेकिन 45 अतिरिक्त लोगों के लिए भी खाद्यान्न या फूड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है।
यही वजह है कि 7 महीना से किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे, शिक्षक पढ़ाने के बजाय सड़कों पर आंदोलन करते, किसान खेतों में काम करने के बजाय देख रहे हैं कि दिल्ली में ट्रैक्टर से घूम रहे हैं, लाल किले पे झंडा फहराने चले जाते हैं ट्रैक्टर में। तो ये सब दिल्ली में किसानों की स्थिति आज भी वैसी की वैसी ही। और शायद यही कारण है कि 55 लोग मिलकर भी 45 लोगों के लिए कुछ नहीं करता। तो भारत में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन देता है? एग्रीकल्चर। और उसके बाद सबसे ज्यादा कौन देता है? इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज कहाँ है भारत में? इंडस्ट्री तो कुछ क्षेत्रों में है। अगर इंडस्ट्रीज अगर भारत में अगर होती तो बिहार के लोग पंजाब जाते हैं। उसके बाद जो सबसे ज्यादा सर्विस दे रहा है वो है सर्विस सेक्टर। सबसे उसके बाद जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है ना, वो सर्विस सेक्टर, आगे बताएंगे, वो दे रहा है सर्विस सेक्टर। क्योंकि बैंकों का एक्सपेंशन हुआ है, इंश्योरेंस सेक्टर का एक्सपेंशन हुआ है, टेलीकॉम सेक्टर का एक्सपेंशन हुआ है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का ये एक्सपेंशन हुआ है, हेल्थ सेक्टर का एक्सपेंशन हुआ है। तो स्वाभाविक है इस क्षेत्र में रोजगार के भी अवसर काफी बड़े हैं। इंडस्ट्रीज में अभी भी सबसे कम रोजगार, और लेकिन सबसे ज्यादा क्षमता इसी के पास है, सबसे ज्यादा क्षमता इसी के पास है। क्योंकि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए, कृषि में आवश्यकता से अधिक, जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा लोग लगे हुए। अगर वहां से कुछ लोगों को निकाल दें तो लेकर कहाँ जाएंगे? अगर एग्रीकल्चर से कुछ लोगों को निकाल लेते हैं तो उनको कहाँ रोजगार? सर्विस सेक्टर में तो दे नहीं सकते, क्योंकि सर्विस सेक्टर में टेक्निकल पर्सन की ज्यादा जरूरत है। यानी सर्विस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पढ़े लिखे लोगों के लिए ही गुंजाइश है, और वो भी टेक्निकल एजुकेटेड होते हैं। साधारण ग्रेजुएशन की कोई मांग नहीं है वहां, पीजी की कोई मांग नहीं है, पीएचडी की कोई मांग नहीं है। अगर आप टेक्निकली साउंड हैं, अगर टेक्निकल कोर्स से आप जुड़े हुए हैं, तब आपके लिए कोई गुंजाइश है वहां पे। अदरवाइज पीएचडी में कहें, पीएचडी भी क्यों न किए हो, आपके लिए कोई, बल्कि उसके लिए बीटेक बेहतर है, बल्कि वो पीएचडी से। दरअसल उसकी रिक्वायरमेंट वही, उसकी जो रिक्वायरमेंट वो वही। तो इसीलिए भारत में जॉब तो है, लेकिन किसके लिए है? उनके लिए है जो उस तरीके से तैयार हुए, उनके लिए नहीं है जो एक साधारण शिक्षा ग्रहण करके बैठे। तो आप देखिए कि बीए करने वालों की संख्या, हमें तो लगता है कि 100%, अब तो 70 बीए हो ही जाता है। कॉलेज तो बीए प्रोड्यूस करने का एक प्लेटफॉर्म बन गया। बीए में एडमिशन ले लीजिए, एमए में एडमिशन ले लीजिए, 3 साल के बाद डिग्री आपके हाथ में होगी। आपने उससे कितनी शिक्षा प्राप्त की, आपने उससे कितनी शिक्षा प्राप्त की है, और आपके अंदर किस प्रकार की क्वालिटी डेवलप हुई है, इसको कहना बहुत मुश्किल। और आज इसलिए इतनी शिक्षा होने के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? क्योंकि जिस प्रकार का एम्प्लॉयमेंट है हमारे पास, उस तरह के लोग हमारे पास। इसीलिए भारत कौन सी बेरोजगारी से जूझ रहा है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा है। यानी डिमांड कुछ और है, डिमांड कुछ और, लेकिन सप्लाई कुछ और। डिमांड है पढ़े लिखे लोगों, और हमारे पास अनपढ़ों की बड़ी फौज। तो हमको ऐसे लोगों के लायक रोजगार उत्पन्न करने चाहिए ना, जो इनको एकोमोडेट कर सके, इनको लगा सके। इंडस्ट्रियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पढ़े लिखे लोगों की भी जरूरत है, और जो स्किल्ड नहीं, यानी अनस्किल्ड लेबर फोर्स की भी जरूरत है। यानी वहां पोस्ट होने वाले की भी जरूरत है, और एक अच्छे इंजीनियर्स की भी जरूरत है, एक अच्छे मैनेजर्स की भी। तो हमारे यहाँ और पूरी दुनिया में ये चल, यूरोपियन कंट्री में नहीं, क्योंकि वहां पर जो चेंज हो रहा था ना वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन भारत अभी उस फेज से गुजर रहा है, यहाँ बदलाव के दौर में। तो एक तरफ रोजगार भी है और दूसरी तरफ बेरोजगारी। और ये कारण क्यों? क्योंकि भारत बदल रहा है,
भारत ट्रांजिशन फेज में। अब ये दुर्भाग्य है हम लोगों का, आप लोगों का, कि हम इसी ट्रांजिशन फेज में फंस गए। हो सकता है कि 20 साल के बाद भारत पूरी तरह बदला हुआ। भारत की लिटरेसी लगभग 99% है। भारत में टेक्निकल एजुकेशन सबसे ज्यादा हो, उस समय कोई दिक्कत नहीं होगी। उस समय कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार का जॉब होगा उसी प्रकार का हमारे पास लेबर फोर्स भी होगा। लेकिन आज जॉब है कुछ और लेबर फोर्स तो है कुछ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना के कितने भागों में बांटा, ठीक है। अर्थव्यवस्था की संरचना, इसको इसको 3 हिस्सों में बांटे। पहला प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा द्वितीय क्षेत्र। सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा तृतीय क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर। तीसरा यानी टर्सरी सेक्टर, इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र, इसको घरेलू क्षेत्र भी कहते हैं, यानी डोमेस्टिक सेक्टर। इसको तृतीय क्षेत्र, सर्विस सेक्टर या फिर डोमेस्टिक सेक्टर कहते हैं। इसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, इसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, और इसको टर्सरी सेक्टर कहते हैं। इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है, और इसको कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। अब इसमें अगर इसमें कौन कौन सा, प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सा आता है? प्राइमरी सेक्टर यानी फर्स्ट प्रोडक्ट। प्राइमरी सेक्टर का अर्थ क्या हुआ? फर्स्ट प्रोडक्ट। कृषि में क्या उत्पादन होता है? धान का, ये अनाज का उत्पादन होता है। तो ये अनाज क्या है? प्राइमरी प्रोडक्ट है, प्राइमरी प्रोडक्ट है ना। धान का उत्पादन, चावल का उत्पादन होता नहीं। उत्पादन क्या होता है? धान का उत्पादन होता है। धान के जब छिलके उतारे जाते हैं तो धान क्या, कौन सा प्रोडक्ट है? प्राइमरी प्रोडक्ट। चावल कौन सा प्रोडक्ट हुआ? सेकेंडरी प्रोडक्ट। चावल सेकेंडरी प्रोडक्ट। और इसी चावल से जब इडली और डोसा बनाते तो कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा? टर्सरी प्रोडक्ट, यानी वो तीसरा प्रोडक्ट। धान से ज्यादा कीमत चावल की होती है, और चावल से ज्यादा कीमत इडली और डोसे की। यानी जैसे जैसे इस प्रोडक्ट का रूप बदलता है, वैसे वैसे इसकी कीमत भी बढ़ती है। अब गेहूं, गेहूं कौन सा प्रोडक्ट है? प्राइमरी प्रोडक्ट है। गेहूं से आटा बन जाए, सेकेंडरी प्रोडक्ट। सेकेंडरी, उसी आटे से मैदा निकल, रोटी नहीं, मैदा निकाल। अगर उसी आटे से मैदा निकाल, मैदा अलग होता है कि गेहूं से ही बनता है? गेहूं से ही बनता है। मैदा गेहूं से ही बनता है। तो अगर अगर आटे से मैदा निकालते हैं तो वो उसका सेकेंडरी प्रोडक्ट हो। आटे से ही सूजी, सूजी भी गेहूं से ही बनता है। अगर वो निकाले तो उसका सेकेंडरी प्रोडक्ट हो जाता है। अगर मान लें कि खजूर, खजूर का उत्पादन होता है तो वो कौन सा प्रोडक्ट है? प्राइमरी प्रोडक्ट है। खजूर से छुहाड़ा बना दें,
छुआड़ा खजूर से ही बनता है ना, छुआड़ा खजूर ही होता है। तो वो क्या बन जाता है, उसकी क्या कीमत होती है, छुआड़े ये खजूर से ज्यादा कीमत हो जाती है छुआड़े। अंगूर से किशमिश बनता है, अंगूर से ज्यादा कीमत होती है किशमिश। ऐसा क्यों, क्योंकि किशमिश बनने के बाद उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव होती है और इसके साथ साथ उसे अंगूर से किशमिश बनाने में काफी श्रम भी लगता है। तो श्रम जब लगता है तो स्वाभाविक है कि उसकी कीमत ज्यादा हो। खजूर, खजूर को पके हुए खजूर को जब खजूर पकता है तो पहले काफी हार्ड होता है, उसी समय उसे तोड़ा जाता है और तोड़कर फिर उसे काफी प्रोसेस करके धूप में सुखाना, फिर उसे प्रोसेस करके फिर उसे छुहारा बनाए, तब वो छुहारा का रूप लेता है, तो उससे उसकी कीमत। इसी प्रकार अगर आप कपास का उत्पादन होता है, कपास का उत्पादन होता है तो उसकी कीमत कम होती है। कपास से जब धागा बन जाता है तो उसकी कीमत ज्यादा होती है। धागे से जब कपड़ा बन जाता है तो उसकी कीमत ज्यादा हो जाती है। कपड़े से जब गारमेंट्स बन जाता है, अगर कपड़े से अलग अलग कॉस्ट्यूम बना दिया जाए, पैंट शर्ट ये सब जो बना दिया जाए, तब वो क्या होगा, तब उसकी कीमत और बढ़ जाती है। यानी हर स्टेज पर प्रोडक्शन का वैल्यू जो है वो बढ़ता चला जाता है। इसी को कहते हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्शन। यानी हर स्टेज पर वस्तु की जो रूप में बदलाव आ रहा है, और जब रूप में बदलाव आता है तो उसकी कीमत में भी बदलाव आ जाता है। रूप में बदलाव आ जाता है तो उसकी उपयोगिता भी बदल जाती है। अब धागे को शरीर पे लपेट कर कपड़े के रूप में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, जब तक उसका कपड़ा नहीं बना है। और कपड़े से ही हमारी जरूरत पूरी नहीं होगी ना, जब तक उसे गारमेंट्स में फॉर्म नहीं देंगे, जब तक उसे शर्ट पैजामा पैंट नहीं बनाए, तब तक हमारे लिए वो कपड़ा उपयोगी। तो इस प्रकार जैसे जैसे प्रोडक्शन के रूप बदलते हैं वैसे वैसे उसकी कीमत भी बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे रूप बदलते हैं वैसे वैसे उसका सेक्टर भी बदल जाता है। जब कपास का उत्पादन होता है, जब कपास का उत्पादन होता है तो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन होता है, और जब उसी कपास से कपड़े जब बनता है तब वो औद्योगिक यानी सेकेंडरी सेक्टर का वो प्रोडक्शन होता है, वो सेकेंडरी का प्रोडक्शन हो जाता है। तो इसमें लिखिए प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि पशुपालन वन खान एवं खनन। प्राइमरी सेक्टर में कृषि पशुपालन वन खान एवं खनन। ये किस सेक्टर के, प्राइमरी सेक्टर प्रश्न आता है। अब जैसे इसमें प्रश्न आ गया कृषि, कृषि से तो नहीं पूछेगा, पूछता है कहा खनन यानी माइंस। माइंस अर्थव्यवस्था की किस क्षेत्र का मुख्य भाग, तो किस क्षेत्र का मुख्य भाग है, यह प्राइमरी का। क्योंकि लोहा, लोहा उत्पादन नहीं होता है, लौह अयस्क का उत्पादन होता है, यानी आयरन ओर का उत्पादन होता है। आयरन ओर का उत्पाद प्रोडक्शन होता है और उसके साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है। तांबा का उत्पादन नहीं होता है, तांबा ओर का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार ये कौन सा सेक्टर हो गया, प्राइमरी सेक्टर हो गया। अब सेकेंडरी सेक्टर में लिखिए उद्योग निर्माण गैस एवं बिजली, उद्योग निर्माण गैस एवं बिजली। और तीसरा क्षेत्र में बैंक एवं बीमा, तीसरे क्षेत्र में बैंक एवं बीमा, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, संचार यानी टेलीकम्युनिकेशन, व्यापार यानी ट्रेड, अन्य सेवाएं यानी अदर सर्विस, अन्य सेवाएं यानी अदर सर्विस। इस प्रकार ये तीन सेक्टर में बढ़ जाता है।
प्राइमरी सेक्टर का कौन सा एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है? एग्रीकल्चर है, माइंस है और फॉरेस्ट। सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बाद गैस, बिजली, गैस का उत्पादन, बिजली का उत्पादन, ये सेकेंडरी सेक्टर। सर्विस सेक्टर में क्या करते हैं? बैंक एवं इंश्योरेंस सेक्टर, बैंक सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, ट्रेड एंड कॉमर्स और अदर सर्विस यानी अन्य सेवाएं। यानी इस तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटी को यानी आर्थिक गतिविधियों को 3 क्षेत्रों में बांट। क्यों बांट? अब जैसे प्राइमरी सेक्टर क्या प्रोड्यूस करता है? रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है। प्राइमरी सेक्टर क्या प्रोड्यूस करता है? रॉ मटेरियल। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए यानी जो उद्योग कृषि पर आधारित, उनके लिए कच्चा माल कहां से आता है? प्राइमरी सेक्टर। शुगर मिल के लिए शुगर खेतों से, कपड़े मिल के लिए कपड़ा ये खेतों से, कपास खेतों से, रेशम उत्पादन के लिए रेशम कहां से? खेतों से। तो ये सारी आप जेली का यूज करते हैं, जैम का यूज करते हैं, सॉस का यूज करते हैं, ये सब का प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है? ये रॉ मटेरियल क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। तो ये सारे रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी प्रोडक्ट है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? प्राइमरी प्रोडक्ट, क्योंकि ये सब कुछ प्राइमरी स्टेज में ही प्रोड्यूस करते हैं। किसी कच्चे माल का उपयोग हम इस सेक्टर में करते हैं, इसी कच्चे माल का उपयोग हम इस सेक्टर में करते हैं, यानी किसमें? सेकेंडरी सेक्टर में करते हैं। उसी कच्चे माल का उपयोग यानी प्राइमरी सेक्टर में जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है